गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूँ NCERT 4 बैच की क्लास लेकर। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे ताकि जो क्लास है उसको जल्दी से शुरू किया जा सके। अकबर का शासनकाल चल रहा है और अकबर के शासनकाल में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, एक दो क्लासेस और भी इसमें लग सकते हैं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। और पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है 75% मुग़ल शासन यहीं पर कवर हो जाता है। इसके बाद एक दो टॉपिक ही मेरे बचते हैं मध्यकालीन भारत में। देन फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में शिफ्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक होगी, क्या क्या टॉपिक होगा, वह तो मैं अलग से आपको बना के दे दूंगा। तो अभी उसके लिए आपको समस्या लेने की ज़रूरत नहीं। कौन से बुक पढ़ने हैं, क्या करना है, सब के बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, जल्दी जुड़ेंगे। चूँकि मैं एकदम समय से आ जाता हूँ तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सभी को समय से ही जुड़ना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए ठीक है। सर, दीवान के कार्यालय का क्या मतलब है? दीवान के कार्यालय का मतलब है जो भूराजस्व वसूली से जुड़े हुए लोग थे उसके कार्यालय, उसका ऑफिस होगा। कार्यालय मतलब ऑफिस होता है, दीवान मतलब जो भूराजस्व वसूली से जुड़े हुए लोग होते हैं या अधिकारी होते हैं। भूराजस्व वसूली, दीवान और दीवानी वगैरह तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। दीवान मतलब होता है कि वह, अभी मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ, आपने शायद एडवांस से ही प्रश्न पूछ लिया। अभी मैंने इसकी चर्चा की नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में मैं इसकी चर्चा करने ही वाला हूँ। तो आप परेशान मत होइए, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, और कोई सवाल होगा मैं देख लेता हूँ। और ठीक है, यही सवाल था एकमात्र, निज़ाम निज़ाम का सवाल था। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्लास की। और जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से बात हो रही थी अकबर का शासन। अकबर के शासन को ही पढ़ रहे थे ना। अकबर के या अकबर का प्रशासन कर दीजिए, शासन के जगह पर प्रशासन कर दीजिए। और यहां हमने एक शब्द डाला था वकील। वकील को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वकील ए मुतलक। मुतलक शब्द आता है, यह क्या होगा? यह सबसे प्रधान था, यानी बादशाह के बाद सबसे प्रधान। अकबर से पहले हम क्या देखते हैं? अकबर के से पहले यह बादशाह के बाद का सबसे महत्वपूर्ण विभाग, सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में इस पर, या कह सकते हैं, या इस विभाग के पास प्रशासन, सैन्य तथा राजस्व संबंधी सभी अधिकार थे। अब देखिए, कोई अधिकारी क्या है जिसके पास सब अधिकार हो जाएगा, जिसके पास हम देखते हैं प्रशासन का भी अधिकार है, सेना का भी अधिकार है, राजस्व संबंधी भी अधिकार है। तो वह प्रशासक क्या हो जाएगा? बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, वह अधिकारी बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। देखा जाए तो बादशाह के बाद इसी का नंबर आता है। बादशाह के पास भी सभी अधिकार हैं और वकील मुतलक के पास भी सभी अधिकार हैं। एक बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाएगा जो एक तरह से बादशाह को भी चेक कर सकता है। यानी इतना पावरफुल है कि बादशाह जैसा ही अधिकार लगभग यह रखने लगता है। तो इस विभाग के पास प्रशासन, सैन्य और राजस्व संबंधी सभी अधिकार थे। अकबर के प्रारंभिक दिनों में, अकबर के शासन के प्रारंभिक दिनों में यह पद किसके पास था? यह पद बैरम खान के पास था। बैरम खान के पास था। बैरम खान के विद्रोह के बाद इस पद का विखंडन कर दिया गया। विद्रोह के पश्चात इस पद के अधिकारों का विखंडन कर दिया गया। अधिकारों का
विखंडन कर दिया गया, विखंडन कर दिया गया, जिसके कारण यह पद कम महत्वपूर्ण हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कारण यह पद कम महत्वपूर्ण रह गया, कम महत्वपूर्ण रह गया। समझिए बात को क्या कहा जा रहा है, एक बार लिख लेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अकबर के पहले यह बादशाह के बाद का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। अकबर के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इस विभाग के पास प्रशासन, सैन्य और राजस्व संबंधी सभी अधिकार थे। अकबर के शासन के प्रारंभिक दिनों में यह पद बैरम खान के पास था और बैरम खां के विद्रोह के पश्चात इस पद के अधिकारों का विखंडन कर दिया गया, जिसके कारण यह पद कम महत्वपूर्ण रह गया। हुआ क्या कि एक पद बनाया जाता है, वकील ए मुतलक का पद बनाया गया। वकील ए मुतलक के पद के पास सभी अधिकार थे, यानी एक तरह से कहें तो वाइस बादशाह ही उसको मान लें, उपबादशाही टाइप का व्यवहार करता था। और अगर बादशाह कमजोर हो तो वह पद थोड़ा मजबूत भी हो जाता था। जैसे आप देखेंगे अकबर को, अकबर अभी बालक है, तो बालक होने की वजह से बैरम खान वकील मुतलक बना हुआ है और यह पद बेहद पावरफुल है। तो बैरम खान एक तरह से इतना शक्तिशाली हो गया कि वह अकबर को भी कुछ नहीं समझता था। अकबर बड़ा हो रहा था, वो बादशाह बनना चाहता था, लेकिन या सभी शक्तियों को खुद ही प्रयोग करना चाहता था, लेकिन बैरम खान ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। तो अकबर ने, जब बैरम खान का विद्रोह होता है और बैरम खान का पतन होता है, तो अकबर ने समझ लिया यह पद बादशाह के लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए उसके अधिकारों को काट दिया। सैनिक अधिकार किसी और को दे दिया, प्रशासन के संबंधी अधिकार किसी और को दे दिए गए। फिर हम देखते हैं कि जो भूराजस्व संबंधी अधिकार है वो किसी और को दे दिया गया। यानी यह पद बना तो रहा लेकिन बहुत ही कम महत्वपूर्ण रह गया। और आगे के काल में देखेंगे इस पद पर किसी की नियुक्ति भी नहीं होती है, यानी एक पद ऐसा हो गया जो कि एकदम से मिनिमाइज हो गया, जिसको कि बहुत पावर अब रहा नहीं। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले अकबर से पहले क्या था, अकबर से पहले कुछ नहीं था। ये समझ कैसे आपको आएगा, क्या समझना है? अगर अकबर से पहले कुछ होता तो लिखा देते ना। अकबर से पहले हुमायूं दौड़ता भागता रहा, उसके काल में शासन व्यवस्था बन ही नहीं पाया। बाबर के पास टाइम था नहीं। अकबर से पहले क्या था, क्या समझेंगे? बेकार का दिमाग लगाना है, मुझे लगता है बेफजूल का प्रश्न ही आपका है। तो अधिकारों का विखंडन कर दिया गया, जिसके कारण यह पद कम महत्वपूर्ण रह गया। दूसरा जो पद हो जाता है वह पद हो जाएगा आपका वजीर का पद होगा। वजीर, वजीर को हम कभी कभी, चलिए वजीर ही कहते हैं। वजीर क्या होगा? एक पद है। वजीर का मतलब वैसे मंत्री होता है। वजीर का मतलब क्या होगा? यह एक मंत्री जैसा होगा। यह क्या होगा? एक मंत्री जैसा होगा। वजीर का कार्यालय यह क्या होगा? यह विभिन्न विभागों का प्रधान होगा। विभिन्न विभागों का प्रधान, विभागों का प्रधान हो। अगर इसकी तुलना आप करें, प्रधान था, बादशाह तथा अन्य विभागों के मध्य की कड़ी था। अन्य विभागों के मध्य की कड़ी यही था। विभागों के मध्य की कड़ी यह हो जाएगा, यानी एक तरह से संयोजन करता होगा। ये अलग अलग विभाग का प्रधान था। एक तरह से देखा जाए तो विभिन्न विभागों के अधीक्षण का काम करता था। सभी विभाग का, जैसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों की जांच करता है। अभी वर्तमान में देखें प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री और मंत्री में क्या अंतर है? जो मिनिस्टर्स है और प्राइम मिनिस्टर्स में क्या अंतर है? अंतर यह है कि मिनिस्टर्स भी अपने एक विभाग का प्रधान है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सभी विभागों का प्रधान है। प्रधान होने का मतलब यह नहीं है कि उस विभाग को वह संभालेगा। इसका मतलब है कि वह उस विभाग की देखरेख भी कर सकता है, ओवरव्यू कर सकता है। तो वजीर का कार्यालय ऐसा ही था। अगर सल्तनत काल में देखेंगे कि वजीर किसको कहते थे, तो वहां पर आपको दीवान ए विजारत नामक एक विभाग दिखाई देगा। सल्तनत काल में, सल्तनत काल में दीवान ए विजारत नामक एक विभाग हमने लिखाया था। तो दीवान ए विजारत
या वजीर का कार्यालय ही यहाँ पर भी बना हुआ है और विभिन्न विभागों के अधीक्षण का काम करता है। लगभग सभी विभागों पर यह नियंत्रण का कार्य करता है, देखरेख करने का कार्य करता है। ये आप कह सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है वैसे ही इस समय वजीर के द्वारा किया जाता था, सभी विभागों के अधीक्षण का कार्य करता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा विभाग हो जाता है दीवान। इसको हम कहते हैं दीवान ए आला भी कहते हैं, दीवान ए आला भी इस विभाग को कहते हैं। इसी बात को लेकर के अभी किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले, क्लास शुरू होने से पहले, तो उन्होंने प्रश्न पहले ही पूछ लिया, जबकि मैं इसको बाद में बताने ही वाला था। दीवान का पद आप देखेंगे कि संपूर्ण आपको संपूर्ण मध्यकाल में दिखाई जरूर देता है। दीवान का क्या है, यह था एक तरह से राजस्व निर्धारण विभाग का यह प्रमुख था, राजस्व निर्धारण विभाग का प्रमुख था, विभाग का प्रमुख था। जैसे आप आगे चल करके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि कहा जाएगा कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी राइट्स क्या है? दीवानी राइट्स को हम कहते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स एक होता है क्रिमिनल वाला, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, एक होता है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में जनरली हम राजस्व की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। अभी भी सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट, दो प्रकार के कोर्ट है ना। तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट क्या है? एक राजस्व संबंधित मामला सुनता है और एक क्रिमिनल यानी फौजदारी मुकदमे को सुनता है। उसी तरह से दीवान होता था जो भूराजस्व के आकलन, उसकी वसूली आदि से जुड़ा हुआ विभाग था, बहुत पावरफुल था। एक साथ ही अकबर के काल में प्रमुख दीवान कौन होगा? अकबर के काल का प्रसिद्ध दीवान कौन था? प्रसिद्ध दीवान जो था वह था राजा टोडरमल। टोडरमल हुआ करता था। इस विभाग में एक ही साथ कई दीवानों की नियुक्ति की जा सकती थी, दीवानों की नियुक्ति हो सकती थी ताकि कोई एक अधिक प्रभावी ना हो जाए, ताकि कोई एक दीवान प्रभावी ना हो जाए। यानी बहुत सारे दीवानों की नियुक्ति कर दी जाती थी ताकि एक व्यक्ति प्रभावी ना हो जाए। जिस राजा टोडरमल की चर्चा सुनते हैं वो असल में यही का था। दीवान का मतलब है राजस्व निर्धारण विभाग का प्रमुख होगा। अकबर के काल का प्रसिद्ध दीवान था राजा टोडरमल। इस विभाग में एक ही साथ कई दीवानों की नियुक्ति हो सकती थी ताकि कोई एक दीवान बहुत मजबूत नहीं हो पाए। इससे पहले की क्या व्यवस्था थी इसके बारे में हमें जनरली कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, राजा टोडरमल हो जाएगा। आई थिंक सारी बातें समझ पा रहे होंगे। एक साथ ही बहुत सारे दीवान की नियुक्ति हो सकती थी। अब एक अधिकारी होगा मीर बख्शी। मीर बख्शी एक अधिकारी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी है, बहुत ही फेमस अधिकारी। ये कौन हो जाएगा? ये होगा सैनिक विभाग का प्रधान। सैनिक विभाग का यह प्रधान हो जाएगा, सैनिक विभाग का प्रधान। यहां यद्यपि यह सेना का यद्यपि यह सेना का प्रमुख सेनानायक नहीं होता था, प्रमुख सेनानायक नहीं होता था, ऐसा नहीं है। सैनिक विभाग का प्रधान है तो यह सेना का प्रमुख सेनानायक होगा। प्रमुख सेनानायक कौन होगा? प्रमुख सेनानायक जो होगा, नायक हमेशा कौन होता है? बादशाह ही होता है, बादशाह होता है। यह मत समझेंगे कि यह मीर बख्शी जो है सैनिक विभाग का प्रधान है तो इसका मतलब सारा सेना इसके अंडर है। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि सेना का प्रधान कौन है। वर्तमान भारत में अगर देखें भारतीय व्यवस्था को, कुछ आइडिया है
कि वर्तमान भारत में सेना का प्रधान कौन होता है, आर्मी का हेड कौन है, जितने भी हमारे आर्मी हैं उसका हेड कौन है, कुछ आइडिया है? तो एक बार आप बता सकते हैं, अगर कौन है तो बता देंगे। ठीक है, कौन यहां पर हेड होगा, जो सेना का प्रधान होगा वर्तमान में, वो कौन है? वह है आपका राष्ट्रपति। सेना का प्रधान राष्ट्रपति है। यद्यपि अलग अलग सेना के अलग अलग प्रधान हो सकते हैं, जैसे जल सेना यानी नेवी के अलग हेड होंगे, आर्मी के अलग हेड होंगे, और जो एयरफोर्स है उसके अलग हेड होंगे। लेकिन ओवरऑल हेड कौन है? ओवरऑल हेड जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो शासन करता है सेना पर, वह एक रक्षा मंत्री के थ्रू करता है। यह असल मीर बख्शी क्या होगा? रक्षा मंत्री के समान होगा, डिफेंस मिनिस्टर के समान होगा। डिफेंस मिनिस्टर युद्ध नहीं लड़ता है, वह सेना की देखरेख करता है, सेना विभाग का वह संचालन करता है। तो मीर बख्शी क्या हो? एक डिफेंस मिनिस्टर है, प्रमुख सेनापति नहीं है कि ये जाके सेना का नेतृत्व कर रहा है, ऐसा संभव नहीं है। सबसे जो हेड होगा वह कौन होगा? वह हेड हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट होगा। उसी प्रकार से राजा ही होता है, ये क्या है? एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर के समान होगा। नहीं, यह डिफेंस मिनिस्टर है, सेना का ये क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। लेकिन इस विभाग को हम क्या देखते हैं? इस विभाग के विशेष दायित्व थे। इस विभाग के कुछ विशेष दायित्व थे। विशेष दायित्व थे। कैसे दायित्व थे? उदाहरण यहां देखेंगे, यह विभाग थोड़ा सा प्रधान हो जाएगा। यहां देखेंगे कि जो आपका प्रशासक यानी अधिकारियों के समूह का प्रधान मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी होता था, ना कि मीर बख्शी था ना कि वजीर। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो वजीर है वह चूंकि सभी विभागों का अधीक्षण कर रहा है, तो सभी अधिकारियों का हेड भी वजीर होता है अन्य कार्यकाल में। लेकिन यहां देखेंगे कि वजीर हेड नहीं, यहां हेड कौन है? मीर बख्शी है। एक नई पद्धति यहां पर आपको दिखाई देगा। जनरली हर जगह देखेंगे, जैसे अभी भी देखेंगे प्रधानमंत्री हेड है, लेकिन सल्तनत काल में देखेंगे वजीर का कार्यालय ही सबसे बड़ा कार्यालय था। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर मीर बख्शी का कार्यालय ही सबसे बड़ा कार्यालय हो जाएगा। यही मीर बख्शी ही क्या करता था? मीर बख्शी का मीर बख्शी का कार्यालय ही क्या करता था? मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश करता था। मनसबदारों की नियुक्ति कौन करेगा? मनसबदारों की नियुक्ति तो बादशाह करेंगे, नहीं, लेकिन मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करेगा? तो मीर बख्शी का कार्यालय ही करेगा। अभी आप देखेंगे जिस सिविल सेवा की आप तैयारी करते हैं, तो सिविल सेवकों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? यूपीएससी या पीसीएस करता है। एक आयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वह सिफारिश करता है कि एग्जाम लेकर के आप इसे सिविल सेवक के रूप में नियुक्त करें। केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, वह सिफारिश करती है कि आप इस व्यक्ति को नियुक्त करें। लेकिन नियुक्त कौन करता है? लेटर किसके नाम से जारी होता है? यूपीएससी के नाम से नहीं या पीसीएस के नाम से नहीं, लेटर जारी होता है राष्ट्रपति के नाम से। यानी किसी भी अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल करेगा, ना कि आयोग करेगा। आयोग सिर्फ सिफारिश करेगा। अगर यहां कहा गया मीर बख्शी का कार्यालय ही मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश करता है, तो इसका मतलब है यह नियुक्ति नहीं करता है। नियुक्ति तो हमेशा बादशाह करेगा, जो पावर है नियुक्त करने का वह कौन करेगा? बादशाह करेगा। यही नियुक्ति की लेकिन सिफारिश करता है। ठीक है, हालांकि हम क्या देखते हैं यहां पर, हाँ, अब अकबर ने क्या किया था?
अकबर ने इस पद पर, इस व्यवस्था में रोक एवं संतुलन का सिद्धांत लागू किया था। संतुलन का सिद्धांत लागू किया था। कैसे लागू किया था? वस्तुतः मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता था? वस्तुतः मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भले ही मीर बख्शी का कार्यालय करता हो, बख्शी का कार्यालय करता हो, लेकिन इस नियुक्ति की पुष्टि कौन करेगा? कि पुष्टि जो करता था, पुष्टि वजीर का कार्यालय करता, वजीर का कार्यालय करता था तथा दीवान ऐसे, या दीवान का कार्यालय ऐसे मनसबदारों के लिए क्या करेगा? तथा दीवान का कार्यालय ऐसे मनसबदारों के लिए जागीर का आवंटन करता था। जागीर का आवंटन करता था। देखिए, समझिए क्या कह रहा है। इस विभाग की कुछ विशेष दायित्व थे। अधिकारियों के समूह का प्रधान मीर बख्शी था, ना कि वजीर था। मीर बख्शी का कार्यालय ही मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश करता था। अकबर ने इस व्यवस्था में रोक और संतुलन का सिद्धांत लागू किया। रोक और संतुलन का सिद्धांत लागू किया। वस्तुतः मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भले ही मीर बख्शी का कार्यालय करता हो, लेकिन इस नियुक्ति की पुष्टि वजीर का कार्यालय करता था तथा दीवान का कार्यालय ऐसे मनसबदारों के लिए जागीर का आवंटन करता था। यानी कोई एक विभाग इसमें इन्वॉल्व नहीं, बल्कि यहां पर कई विभाग इन्वॉल्व हो जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति का चयन किया, मीर बख्शी पद का नाम होता है अंशु कुंटल। तो मीर बख्शी क्या है? पद का नाम होता है। मीर बख्शी व्यक्ति का नाम कैसे होगा? मतलब थोड़ा सा तो दिमाग अपना लगा सकते हैं ना। जब दीवान शब्द हम कहते हैं, अभी तो हम विभाग की चर्चा कर रहे हैं। वकील मुतलक व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है, इसीलिए देरी लग रही है। इसीलिए मुझे एक लाइन में जो चीज़ें लिखनी चाहिए थी वो समझाने के लिए मुझे 4 लाइन लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप समझ ही नहीं रहे। फिर लिखा हुआ दे देते हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। मीर बख्शी क्या है? पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं होता है। यहाँ जो भी विभाग पद नहीं होता। विभाग क्या है? व्यक्ति होता है। क्या डिपार्टमेंट क्या है? व्यक्ति होता है। ये सब तो खुद भी समझना चाहिए। मैं चैट ही नहीं देखता हूं। अकबर ने इस व्यवस्था में रोक एवं संतुलन का सिद्धांत लागू किया। वस्तुतः मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भले ही मीर बख्शी का कार्यालय करता हो, लेकिन इस नियुक्ति की पुष्टि वजीर का कार्यालय करता था तथा दीवान का कार्यालय ऐसे मनसबदारों के लिए जागीर का आवंटन करता था। यानी मनसबदारों की नियुक्ति हो रही है, उसमें एक विभाग इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कई विभाग इन्वॉल्व हो रहा है, ताकि कोई एक विभाग बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाए, बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाए। मीर बख्शी क्या है? मीर बख्शी ही गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है। गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। जिसे हम गुप्तचर को देखें, जो स्पाई होता है, गुप्तचर जो होता है, जो गोपनीय जानकारी जुटाता है, अगर गुप्तचर देखें तो 2 प्रकार के गुप्तचर हो सकते हैं। एक होता है आपका वरीद क्या होगा? ये गुप्तचर हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका वाकयानवीस शब्द आता है। वाकयानवीस होगा, इसका मतलब होगा आपका सूचना अधिकारी।
जो इंफॉर्मेशन पास करता है उसको हम वाकयानवीस कहते हैं। जो गुप्तचरी का काम करता है, स्पाई का काम करता है, वह वरीद कहलाएगा। टर्म है, इसको याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, मीर बख्शी ही गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गुप्तचर कौन है? वरीद यानी गुप्तचर होगा। वाकयानवीस भी एक प्रकार का गुप्तचर ही होता था जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता था, सूचनाओं का आदान प्रदान करता रहा होगा। एक अन्य विभाग था, तीसरा चौथा जो विभाग हो जाएगा, मीर ए समा विभाग। मीर ए समा विभाग, जिसको हम कहते हैं खान ए समा। इसी विभाग को हम क्या कहते हैं? खान ए समा। यह क्या होगा? यह सभी प्रकार की घरेलू जरूरतों के सामानों का एक तरह से संग्रहण करता था। घरेलू जरूरतों के सामानों को जुटाने वाला विभाग था, विभाग था खासकर राजमहल के विभाग था, खासकर राजमहल की सभी जरूरतें इसी विभाग के माध्यम से पूरी होती थी। इसी विभाग के माध्यम से पूरी होती थी। इसी विभाग के माध्यम से पूरी होती थी। यह सभी प्रकार की घरेलू जरूरतों के सामानों को जुटाने वाला विभाग था। खासकर राजमहल की सभी जरूरतें इसी विभाग के माध्यम से पूरी होती थी। आगे चलकर साम्राज्य के लिए जितने भी उत्पादन होते थे तथा जिस प्रकार के उत्पादन होते थे सबका अधीक्षण यही विभाग करता था। सबका अधीक्षण यही विभाग करता था। क्या देखा? यह सभी प्रकार की घरेलू जरूरतों के सामानों को जुटाने वाला विभाग था। खासकर राजमहल की सभी जरूरतें इसी विभाग के माध्यम से पूरी होती थी। आगे चलकर साम्राज्य के लिए जितने तथा जिस प्रकार के भी उत्पादन होते थे, सबका अधीक्षण यही विभाग करता था। इसका क्या मतलब हुआ, यह समझने की हमें जरूरत होगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक विभाग है जिसका नाम है खान ए समा या दीवान ए समा, ठीक है, या मीर ए समा कहते हैं। अब देखो, उत्पादन जरूरी है। जैसे राजमहल है, राजा का महल है, यानी बादशाह का महल है। तो बादशाह का महल तो एक चलता फिरता नगर ही है। वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं। बादशाह है, उसकी हजारों सैकड़ों रानियां हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी दासियां हो सकती है, उनके नौकर हो सकते हैं। एक राजमहल की बड़ी जरूरतें थी और सबसे अधिक खपत वहीं होना है। उसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया कि राजमहल की जो भी जरूरतें हैं, चाहे खान पान से जुड़ी हुई जरूरतें हो, चाहे दावत का आयोजन करते हैं उसकी जरूरतें हो, चाहे कपड़े की जरूरत हो, चाहे उसकी यात्रा की जरूरत हो, यात्रा में जो सामान लगता है उसकी जरूरत हो, यानी राजमहल के हर सदस्यों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने का काम खाने समा विभाग या मीरे समा विभाग करता है। लेकिन आगे चल करके यह विभाग थोड़ा और पावरफुल हो गया जब इस विभाग के द्वारा जितने भी प्रकार के प्रोडक्शन हो रहे हैं, चाहे वो सैनिक प्रोडक्शन हो, जैसे चाहे वह हथियार बन रहा हो, चाहे वो घरेलू प्रोडक्शन, घरेलू उपयोग के लिए प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सभी प्रोडक्शन पर यही विभाग कंट्रोल करने लगा। तो कालांतर में आप देखेंगे कि यह विभाग वजीर के कार्यालय से भी ज्यादा प्रभावी हो गया, क्योंकि यह एक तरह से सभी उत्पादन पर, एक समय आप समझिए वर्तमान में उद्योग मंत्री होता है, उद्योग मंत्री जैसा तो नहीं है, उससे थोड़ा सा बढ़ करके यह होगा और जितने भी कारखाने हैं, जितने भी उत्पादन हो रहे हैं, सब पर नियंत्रण यही विभाग करेगा। बहुत ही पावरफुल विभाग यह हो जाता है, मीर ए समा विभाग था। ठीक है, यही विभाग क्या करता था? यही विभाग
विभाग दरबार के शिष्टाचार का भी नियंत्रण करता था, शिष्टाचार का भी नियंत्रण करता था। पावरफुल विभाग है। यही विभाग बादशाह के अंगरक्षक को भी देखता था। यही विभाग बादशाह के अंगरक्षकों का भी प्रधान होता था। अंगरक्षकों पर भी नियंत्रण करता था या नियंत्रण रखता था। बहुत पावरफुल विभाग हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह अंगरक्षक जो बादशाह की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी है, उसका भी देखरेख यही विभाग करेगा। बहुत ही ज्यादा मजबूत विभाग यह बन करके आता है। आगे चल करके शुरुआत में तो उतना उत्पादन होता ही नहीं था, इसलिए बहुत अधिक जरूरत नहीं थी। यही विभाग दरबार के शिष्टाचार का भी नियंत्रण करता था और यही विभाग बादशाह के अंगरक्षकों पर भी नियंत्रण रखता था। एक होता है आपका आला सदर, या हम कह सकते हैं आला काजी, जिसको हम सल्तनत काल में सदर उस सुदूर कहते थे। इस काल में आकर के आला सदर और आला काजी कहा जाने लगता था। सदर क्या होता था? आला सदर धार्मिक मामलों का प्रधान था, धार्मिक मामलों का प्रधान होता था, अनुदानित जागीर आवंटन का कार्य इसके ही हिस्से था। आवंटित करने का कार्य इसके ही जिम्मे था। जो अनुदानित जागीर है, कि अनुदानित जागीर किसको कहते हैं? अगर हम किसी धर्माचारी को या किसी व्यक्ति को, कलाकार को अगर हम अनुदान देते हैं, अनुदान में कोई भूमिखंड आवंटित करते हैं, यह भूमिखंड बादशाह आवंटित नहीं करता था, सदर ही करता था। अगर किसी को अनुदान चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, वह सदर ही करेगा। सदर के पास इतना पावर होता था, वह धर्म की व्याख्या भी कर सके और इस प्रकार के ग्रांट देने का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया था। तो आप समझिए कि भारत कितना बड़ा है, काबुल से लेकर के दक्षिण तक है, और यहाँ पर कितने लाखों करोड़ों एकड़ बांटने का अधिकार इसी सदर के पास था। बहुत अधिक पावरफुल था। और जैसे ही कोई विभाग पावरफुल होगा और उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, यह विभाग भ्रष्टाचारी हो जाएगा। एक सदर हुआ करते थे अब्दुल नबी नामक एक सदर हुआ करते थे। उसके काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, और जब यह भ्रष्टाचार उजागर होता है तो अकबर ने इस पद को कम कर दिया, इस पद के बहुत सारे अधिकार छीन लिए। जिम्मे था। आगे हम क्या देखते हैं? आगे अब्दुल नबी के काल में जब इस विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, तो अकबर ने इस विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो इस विभाग की तो क्या किया? अकबर ने इस विभाग की शक्ति कम कर दी। इस विभाग की शक्ति कम कर दी। बहुत व्यापक कहानी है इसके पीछे, लेकिन यहां पर हम थोड़े ही लेके चलते हैं। आला सदर धार्मिक मामलों का प्रधान था, अनुदानित जागीर आवंटन का कार्य इसके ही जिम्मे था। आगे अब्दुल नबी के काल में जब इस विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो अकबर ने इस विभाग की शक्ति कम कर दी। आला काजी कौन हो जाएगा? आला काजी जो होगा वह इस्लामिक न्यायालय का प्रधान होगा। सभी न्यायालय का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इस्लामिक न्याय का प्रधान होगा, न्याय का प्रधान हो जाएगा। प्रायः क्या होता है कि प्रायः आला काजी तथा आला सदर का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। एक ही व्यक्ति को
दे दिया जाता था, एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। क्या देखा हमने? आला सदर या आला काजी है। आला सदर क्या है? धार्मिक मामलों का प्रधान है। अनुदानित, यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, अनुदानित हो गया है। अनुदानित जागीर आवंटन इसके ही जिम्मे था। आगे अब्दुल नबी के काल में जब इस विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो अकबर ने इस विभाग की शक्ति कम कर दी। आला काजी कौन है? इस्लामिक न्याय का प्रधान है। प्रायः आला काजी तथा आला सदर का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था, अलग अलग व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती थी। आला मंदिर, हाँ, मंदिरों के लिए भी भूमि अनुदान देगा, ऐसा नहीं है कि वह केवल मस्जिद के लिए ही देगा। अकबर के काल में तो मंदिरों के लिए भी भूमि अनुदान दिए जाते थे। चलिए मैं आपकी बात लिख देता हूं। इस काल में या अकबर के काल में सभी धर्म को भूमि अनुदान दिए जाते थे। अकबर के काल में सभी धर्म के लिए भूमि अनुदान दिए जाते थे, और जो भी भूमि अनुदान दिया जाएगा तब यही करेगा, यही विभाग करेगा। चाहे मंदिरों के लिए भूमि अनुदान दिया जाएगा तो भी यहां पर यही विभाग करेंगे, यही विभाग करेगा। और आगे हम क्या देखते हैं? आगे अकबर ने भूमि अनुदान में आधी भूमि बंजर भूमि के रूप में, आधा भूमि अनुदान बंजर भूमि के रूप में देने की प्रथा प्रारंभ की। अनुदान में आधा भूमि अनुदान बंजर भूमि के रूप में देने की प्रथा प्रारंभ की, ताकि क्या हो सके? ताकि भूमि का विकास हो सके, ठीक है। क्या लिखा हमने? कि अकबर के काल में सभी धर्म के लिए भूमि अनुदान दिए जाते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे अकबर ने भूमि अनुदान में आधा भूमि अनुदान, अकबर ने क्या कर दिया? अकबर ने भूमि अनुदान में आधा भूमि अनुदान बंजर भूमि के रूप में देने की प्रथा प्रारंभ की, ताकि भूमि का विकास हो सके। पहले क्या होता था? केवल उपजाऊ भूमि अनुदान में दिया जा रहा है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है? अब किया जा रहा है कि आधा भूमि अनुदान बंजर भूमि के रूप में दिया जा रहा है। बंजर भूमि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जहां पर खेती नहीं होती है 5 साल से अधिक समय तक। वैसा भूमि अनुदान मिला करके दिया जाता था। जैसे 2 बीघा किसी को देना है तो 1 बीघा बंजर दे दिया, 1 बीघा उपजाऊ दे दिया, और अपेक्षा रखी गई कि जिसने अनुदान प्राप्त किया है वह बंजर भूमि को बनाएगा उपजाऊ भूमि, तो उसका भी फायदा होगा, राज्य का भी फायदा होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो एक तरह से दोनों हित इसके साथ सधेंगे, ऐसा अकबर ने ऐसा क्या किया? ऐसा उपाय लगाया था, ठीक है। इस तरह हम क्या देखते हैं? अकबर विकास हो सके। अकबर प्रायः जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने को प्राथमिकता देता था, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहे, ठीक है। इस तरह से अकबर प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए उपाय लगाता है, बेहतर तरीके से संचालित करने का उपाय लगाता है। अब जरा देखें, केंद्रीय शासन के बाद यहां देखें तो प्रांतीय शासन हो जाएगा। प्रांतीय प्रशासन कैसा था? यह तो केंद्रीय शासन था। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। अकबर ने 1580 के बाद
अकबर ने 1580 के बाद साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया। संपूर्ण मध्यकाल में सुस्पष्ट प्रांतीय इकाई इसी काल में निर्मित होती है, इसी काल में से स्थापित हुई, इसी काल में स्थापित होती है, इसी काल में स्थापित होती है। पहले कभी भी प्रांत नहीं था, प्रोविंस नहीं था, एक सुस्पष्ट प्रांतीय इकाई जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं पहली बार इसी काल में होता है। इससे पहले हम नहीं देखते हैं कि कहीं, हाँ, बंजर भूमि उपजाऊ भूमि हो सकता है। कोई भी बंजर भूमि जो है ना, उस पर अगर हम सिंचाई वगैरह के बेहतर प्रबंधन करेंगे वो धीरे धीरे उपजाऊ बन जाती है। बहुत सारे बंजर भूमि को प्रकृति के हिसाब से भी देखा जाए, मान लो कि कहीं पर बहुत बारिश होने लगी तो मिट्टी का अंश बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे भूमि उपजाऊ हो जाती है। या हमने कृत्रिम सिंचाई का प्रबंधन कर दिया तो भी भूमि उपजाऊ होने लगेगी। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जा सकता है, बस उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और अभी भी आप आसपास में देखेंगे, अगर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो बहुत सारी भूमि बंजर भूमि है जहाँ पर कि कोई भी फसल डालेंगे तो होगा ही, लेकिन धीरे धीरे अगर उसकी नमी को बढ़ाया जाए तो वह भूमि उपजाऊ हो सकती है। तो अकबर यही चाहता था कि बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जाए, और इसके लिए अगर व्यक्तिगत प्रयास हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए अनुदानित जागीर वह बहुत अधिक बंजर भी दे देता था। ठीक है। दूसरा है कि अकबर ने पहली बार 1580 के बाद साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया, और संपूर्ण मध्यकाल में पहली बार ऐसा है कि सुस्पष्ट प्रांतीय इकाई का निर्माण होता है। सुस्पष्ट प्रांतीय इकाई के निर्माण का मतलब कैसे? जैसे अभी उसका तुलना कीजिए, अभी उसकी तुलना करें तो भारत एक संघ है, भारत एक पूरा देश है। तो भारत में आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन है और एक है राज्य का प्रशासन। जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जहां भी रहते हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में एक शासन अपना है। जैसे वहां आप देखेंगे मुख्यमंत्री का कार्यालय है और उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ में एक व्यक्ति है मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति है राज्यपाल। केंद्र में देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानमंत्री है और यहाँ पर राष्ट्रपति है। तो जैसी केंद्रीय इकाई है, केंद्रीय इकाई में देखेंगे एक राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, फिर उसके नीचे मंत्री है। ठीक ऐसी ही संरचना आपको राज्य के संदर्भ में दिखाई देगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, वहां देखेंगे एक राज्यपाल होगा, एक मुख्यमंत्री है और उसके मंत्री होंगे। तो अंतर क्या है कि जो संघ का मंत्री है, जैसे प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश पर शासन करता है, और जो किसी प्रांत का मुख्यमंत्री है वह अपने केवल प्रांत में ही शासन करेगा, दूसरे प्रांत में उसकी अधिकारिता नहीं होती है। तो यह व्यवस्था पहले नहीं थी। अकबर ने ठीक ऐसी व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं सुस्पष्ट प्रांतीय इकाई, इसमें स्थापित करता है और ठीक वही प्रशासनिक सुविधा प्रांतों को देता है जैसा कि बादशाह के पास है। जैसे आप देखेंगे केंद्र में बादशाह है तो वहां सूबेदार हो जाएगा। जैसे केंद्र में यहाँ प्रधानमंत्री है तो वहां मुख्यमंत्री है। तो यहां देखेंगे अकबर बादशाह है तो प्रांतों में सूबेदार हो जाएगा। सूबा मतलब प्रांत होता है, सूबे का जो मालिक होगा सूबेदार कहलाएगा, सूबेदार हो जाएगा। जैसे आप केंद्र में देखते हैं दीवान है तो प्रांतों में भी दीवान है। अगर यहां आप देखते हैं मीर बख्शी है तो वहां पर भी मीर बख्शी है। इस तरह से पद का हमने समानांतर विभाजन कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि एक सुस्पष्ट यहां हम क्या देखते हैं, प्रांतीय इकाई हो जाता है। नहीं, सरकार सिख परगना था ना, तो वहां प्रांत नहीं था ना मंजू निशा, वहां तो छोटी इकाई थी, सरकार थी, वहां प्रांत तो नहीं था। प्रांतीय अधिकारी कौन हो जाएंगे? प्रांतीय अधिकारी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? लगभग केंद्र जैसे ही अधिकारी थे, केंद्र के समान ही थे। उदाहरण लेंगे, जैसे केंद्र में अधिकारी है वैसे ही अधिकारी आपको
प्रांतों में भी दिखाई देंगे। जैसे हम देखेंगे सूबेदार, सूबेदार क्या होगा? प्रशासन का, संपूर्ण एक प्रांत का मुखिया हो जाएगा, एक प्रांत के प्रशासन का मुखिया हो जाएगा, प्रशासन का प्रधान, जैसे हम वर्तमान में मुख्यमंत्री देखते हैं। फिर हम सूबेदार के बाद देखें दीवान है, नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, मीर बख्शी है, सदर है आदि। जितने भी विभाग लगभग वहां देखते हैं, लगभग वहां हम क्या देखते हैं कि लगभग सभी विभाग यहां पर देखेगा। ये क्या है? राजस्व मामला होगा, राजस्व मामला देखेगा। ये क्या होगा? सैन्य मामला देखेगा, ये होगा धार्मिक मामला देखेगा, धार्मिक मामला ये देखेगा। एक तरह से जैसा हम ऊपर में देख चुके हैं अकबर के काल में, अकबर के शासन में, यानी केंद्रीय प्रशासन में जैसे अधिकारी थे, लगभग वैसे ही अधिकारी हम क्या देखते हैं? प्रांतीय स्तरों पर हम देखते हैं। एक तरह से प्रांतीय प्रशासन का यह क्या हो जाएगा? परगना से बड़ा होता था प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत होगा। अगर यहां पर देखें तो यहां पर आपको जो दिखाई देगा वह प्रांतीय इकाई अगर देखें तो यह आपको दिखाई देगा ठीक उसी प्रकार से। जैसे अगर प्रांतीय संरचना को देखें, इस प्रकार से देखें, जो प्रशासनिक संरचना होगा वह इस प्रकार से होगा। सब जगह एक ही होता है, संरचना जो होगा वह इस प्रकार से होगा। जैसे हम देखते हैं साम्राज्य सबसे बड़ा होगा, फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्रांत हो जाएगा, फिर होगा आपका सरकार हो जाएगा, फिर होगा हिक, फिर होगा परगना, फिर होगा गांव। हर जगह यही देखेंगे। ये होगा प्रशासनिक संरचना, मान लो अकबर का। और अगर हम देखें प्रशासनिक संरचना अगर देखें तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए शेरशाह को देखेंगे। प्रशासनिक संरचना अगर शेरशाह को देखें, यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका साम्राज्य, के बाद क्या हो जाएगा? सरकार, शिक, परगना, गांव। यहां देखिए साम्राज्य के बाद सीधे सरकार आ गया, जबकि यहां हम पहली बार देखते हैं प्रांत जैसी इकाई स्थापित हो जाता है। प्रशासनिक संरचना अगर देखें तो अकबर का साम्राज्य के बाद प्रांत हो जाता है, प्रांत के बाद सरकार है, शिक है, परगना है, गांव है। प्रशासनिक संरचना अगर शेरशाह का देखें तो साम्राज्य के बाद सीधे सरकार है, सिख है, परगना है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये डिफिनेशन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपने कंफ्यूजन व्यक्त किया, इसलिए मैंने इसको आपको लिखा दिया। ठीक है मंजू मौर्य, आशा करता हूं कि सभी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब जरा देखते हैं अकबर के कुछ सुधार यहां पर जो होते हैं, अकबर के विभिन्न वर्गों के साथ संबंध कैसे होते हैं। अकबर के राजपूतों के साथ संबंध कैसे यहां पर होते हैं, किस प्रकार से विकसित होता है। यहां पर देखेंगे अकबर ने तत्कालीन भारत के सबसे मजबूत योद्धा समूह राजपूतों से बेहतर संबंध स्थापित करने पर बल दिया, ताकि क्या हो सके, ताकि साम्राज्य के विकास में इनका योगदान भी लिया जा सके तथा इनके निरंतर होने वाले विद्रोहों से भी निपटा जा सके,
होने वाले विद्रोहों से भी निपटा जा सके, विद्रोहों से निपटा जा सके। एक तरह से बहुत ही बेहतर नीति इसने लागू की ताकि जो राजपूत समूह है उससे हम बेहतर संबंध स्थापित कर दें। ध्यान रखिएगा, राजपूत समूह पूरे भारत में तो है नहीं, केवल राजस्थान और उसके आसपास है, लेकिन वह दिल्ली के बेहद करीब है, तो लगातार दिल्ली पर दबाव रहता था। दो समूह ऐसा है जो अकबर के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है, एक अफगान समूह है और एक राजपूत समूह है। उत्तर भारत में यही दोनों समूह है जो अकबर के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो सबसे पहले अफगान तो वैसे भी बिहार बंगाल में है, तो वह डायरेक्ट दिल्ली से इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो राजपूत समूह है राजपूताना क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में, वह दिल्ली के बेहद करीब है और वह बेहद शक्तिशाली भी है। तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय लगाया जाए ताकि इस समूह से हम मित्रता स्थापित कर लें, और मित्रता स्थापित करने के दौरान हम इसका उपयोग भी साम्राज्य की सेना में कर लें, यानी हमारी सेना भी मजबूत हो जाएगी, जो विद्रोह के द्वारा निरंतर जनहानि होती है वह भी नहीं होगा और अकबर को एक बड़ा राज्य स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के अकबर ने राजपूतों से या राजपूत शासकों से संबंध स्थापित करने की प्रथा प्रारंभ की। इस क्रम में हम क्या देखते हैं, इस क्रम में अकबर ने क्या किया, अकबर ने पहले के शासकों की तुलना में बेहतर नीति अपनाई, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत राजपूत शासकों के सम्मान को बरकरार रखा गया, बरकरार रखने का वचन दिया कहा कि भाई आपका जो सम्मान है वह रहेगा, बरकरार रखने का वचन दिया, कहा कि भाई आपका जो सम्मान है वह हम आपका अक्षुण्ण रखेंगे, वचन दिया। जिसके तहत हम क्या देखें कि राजपूत शासकों के सम्मान को बरकरार रखने का वचन दिया। दूसरा क्या किया, वैवाहिक संबंधों को अनिवार्य नहीं बनाया गया, वैवाहिक संबंधों को मतलब एक तरह से अनिवार्य नहीं बनाया गया, संबंधों को अनिवार्य नहीं बनाया गया। तीसरा क्या किया गया कि विवाहित लड़कियों के धार्मिक अधिकार सुरक्षित रखे गए, धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया गया, धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया गया। अब तीनों पॉइंट को समझिएगा ताकि आप राजपूतों के साथ जो बेहतर संबंध स्थापित किए गए हैं उसको जरा समझ सकते हैं, उसको जरा समझना होगा कि क्या इसने संबंध स्थापित किया। प्रांत और सरकार में अंतर क्या बता दें, आप लोग भी जो है ना कभी कभी बड़ा इरिटेट कर देते हैं। कमिश्नरी और जिले में क्या अंतर है, पहले आप मुझे बता दीजिए कि कमिश्नरी और जिले में क्या अंतर है, या राज्य और जिले में क्या अंतर है, या जिला और गांव में क्या अंतर है। प्रशासन की छोटी और बड़ी इकाई होती है, एक देश होता है, राज्य होता है, कमिश्नरी होता है, जिला होता है, ब्लॉक होता है, गांव होता है। इसमें क्या अंतर मैं बता दूं आपको, मैं समझ नहीं पाया। एक छोटी इकाई प्रशासन की इकाई है, एक बड़ी इकाई है, इसमें दिमाग लगाना चाहिए था क्या। ये छोटी और बड़ी इकाई जब लिखा दिया इसमें, फिर क्या दिक्कत, मैं जितना स्लो चलता हूं उतना ही आप मुझे और स्लो कर देते हो। अब जरा इसको समझो। इस क्रम में अकबर ने पहले के शासकों की तुलना में बेहतर नीति अपनाई, जिसके तहत राजपूत शासकों के सम्मान को बरकरार रखने का वचन दिया। तीनों बातों को समझिएगा। होता क्या था कि ऐसा नहीं है कि राजपूत शासक और मुसलमान शासकों के बीच में पहले संबंध नहीं बने,
पहले भी बने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हम देखते हैं चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, चित्तौड़ पर हमला किया गया। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को अपने दरबार में बुलाया कि आइए हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा कि हमें राजपूत शासकों के हितों का ख्याल रखना है ताकि ये हमारे मित्र बन जाए। वो मित्र बनाने की दिशा में नहीं जा पाए, राणा रतन सिंह को पराजित किया। और खास बात यह है, उसकी पत्नी को से विवाह करने की कोशिश की या उसके अपहरण करने की कोशिश की, जो कि किसी भी प्रकार से भारतीय परिवेश में उचित नहीं माना जाएगा कि हम किसी की पत्नी पर या किसी की बेटी पर गलत नजर डालें। यह भारतीय समाज एक्सेप्ट कभी नहीं करता है। यही कारण है कि जो महिलाओं के प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहा मुसलमान शासकों का, इसकी वजह से यह समाज में कभी भी घुल मिल नहीं सका। अकबर ने राजपूतों की जरूरतों को समझा और फिर उसने एक वचन दिया कि जो राजपूत शासक मेरे साथ आ जाएंगे उनके साथ में उदारतापूर्ण व्यवहार करूंगा, उनके सभी अधिकार बने रहेंगे। जैसे जो जहां का राजा है वो वहीं का राजा बना रहेगा, उस राज्य में हम भू राजस्व भी वसूल नहीं करेंगे। आप राजा बने रहिए, आप केवल मेरी अधिकारिता स्वीकार कीजिए। तो राजपूत शासकों को अगर हटाया नहीं गया, उसकी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया गया, तो भला ऐसा करने में राजपूत शासकों को क्या दिक्कत है? पहले भी तो ऐसा होता रहा था, लेकिन पहले सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही थी। अब अकबर ने कहा कि मैं आपके सम्मान की रक्षा करूंगा। दूसरा कहा कि क्यों ना हम लोग संबंधी बन जाते हैं, वैवाहिक संबंध कर लेते हैं, यानी अपनी पुत्री का विवाह या तो बादशाह से कर दें या बादशाह के बेटे से कर दें। अक्सर यही होता है राजा के कुल में, जैसे सामंतवादी व्यवस्था देखेंगे तो राजा के कुल में बेटी का विवाह किया जाता है। तो अकबर ने कहा भाई ऐसा है राजपूत जी, अगर आपको विवाह करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विवाह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैवाहिक संबंध हो जाता है तो दोनों रिश्तेदार हो जाएंगे, यह संबंध बहुत दूर तक चलेगा। लेकिन अगर आगे वैवाहिक संबंध नहीं करना है तो कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग आपस में रिश्ता बना सकते हैं। तो ये जो बाध्यता थी उसको हटा लिया गया। तीसरी बाध्यता यह थी कि ऐसा नहीं है कि पहले राजपूत लड़कियों का विवाह मुसलमानों से नहीं हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, मालवा में भी हुआ है, कई जगह ऐसी बातें हमने देखी हुई है। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे ही विवाह किसी लड़की का मुसलमान कुल में होता था, संबंध कट हो जाता था। फिर वह लड़की जीवन भर कभी मायके वापस नहीं आ पाती थी, क्योंकि वह वहां जाकर के इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेती थी, क्योंकि उसे अपने धर्म को जीवित रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अकबर ने कहा नहीं, अगर कोई हिंदू लड़की हमारे यहाँ विवाह करके आती है और अगर वह हिंदू धर्म का ही पालन करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अकबर का विवाह देखें हरखा भाई से होता है, हरखा बाई से, और हरखा बाई वहां पर कृष्ण की पूजा करती है अकबर के महल में। अकबर को कोई इससे परेशानी नहीं है, बल्कि अकबर भी पूजा में योगदान देता है। तो इस तरह से जो लड़कियां विवाह करके मुगल खानदान में गई वो फिर से वापस अपने घर आ सकी, एक तरह से बेहतर संबंध बन सका और यहां पर धर्म को मिनिमाइज कर दिया गया। अक्सर आग्रह क्या होता है कि जो अभी भी हम देखते हैं विवाद होता है कि हम दूसरे धर्म में विवाह नहीं करेंगे, इसलिए होता है ना धर्म का आग्रह है कि अगर हम दूसरे धर्म में विवाह करेंगे तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा उसी धर्म में। यह धार्मिक आग्रह हमेशा दुर्भावनापूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं चाहे मुझे जो बाद में सुन रहे हैं, धर्म पालन करना अपनी जगह है, मैं भी धार्मिक हूं, लेकिन धर्म का आग्रह हर जगह रखना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो अकबर ने धर्म का आग्रह छोड़ दिया। इसकी वजह से राजपूत शासकों के साथ इसके बड़े बेहतर संबंध स्थापित हुए। हालांकि कुछ राजपूत कुल ऐसे रहे जिन्होंने फिर भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहा। जैसे मेवाड़ में देखेंगे राणा प्रताप सिंह, उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तमाम सुविधा देने के बावजूद उसको तो विशेष सुविधा देने की बात हो गई थी। राणा प्रताप सिंह एक बार तैयार भी हो गए थे कि अकबर की अधीनता हम स्वीकार कर लेते, चूंकि आसपास के जितने भी राजपूत राजा थे सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राणा प्रताप भी तैयार हो गए, बोला कोई दिक्कत नहीं है। और राणा प्रताप के लिए जो वस्त्र भेजा गया था मुगल दरबार से कि आप ये वस्त्र पहनिए, वो वस्त्र भी पहन करके रेडी हो गए थे।
बस बात कैसे बिगड़ गई कि अकबर ने कहा कि राणा प्रताप को यह वस्त्र पहन करके अकबर के दरबार में आना पड़ेगा। कहा ना, ये तो नहीं करूंगा, मैं आपके दरबार में आपका वस्त्र पहन के नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो भैया एक राजा की तरह जाऊंगा। फिर बात बिगड़ गई और बाद में देखते हैं काफी लंबे समय तक युद्ध भी चलता रहा, जिसमें हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल है। इन सब की चर्चा इसके साथ करेंगे। आशा करता हूं कि ओवरव्यू आपने समझा होगा, ओवरव्यू समझा होगा। हाँ, वो जोधाबाई को हम कहते हैं टुनटुन भारती, डज नॉट मैटर, हजारों शादियां हो सकती है, उसका कोई मतलब यहां बनता नहीं। हमने क्या देखा, यहां पर जो शुरुआत होती है, अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया गया। जो शुरुआत होती है वह होती है, कब से शुरुआत होती है? 1562 में मारवाड़ से शुरुआत होती है। 1562 में हम क्या देखते हैं, 1562 ईस्वी में एक राज्य हुआ करता था और यहां पर शुरुआत होती है मारवाड़ के शासक भारमल से। मारवाड़ के शासक भारमल से इन संबंधों की शुरुआत हुई, जिसका फायदा दोनों को मिला। शुरुआत हुई इन संबंधों में हम क्या देखते हैं, संबंधों में वैवाहिक संबंध भी शामिल था। जैसे उदाहरण लेंगे तो भारमल की पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे होता है? का विवाह अकबर से हुआ। आप यहां कहेंगे मैं जोधा क्यों नहीं लिख रहा हूं, अकबर से हुआ। ठीक है, मारवाड़ के शासक भारमल से इन संबंधों की शुरुआत होती है। इन संबंधों में वैवाहिक संबंध भी शामिल था और भारमल की पुत्री जो सबसे छोटी बेटी थी हरखाबाई का विवाह अकबर से होता है। इतिहास में देखेंगे तो हरखाबाई को ही जोधाबाई कहा जाता है। हालांकि राजपूतों के इतिहास को देखेंगे, राजपूताना के इतिहास को पढ़ेंगे, मेवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे या मारवाड़ के इतिहास को पढ़ेंगे, वहां पर जोधाबाई को अकबर की पुत्र वधू बताया गया है, यानी जहांगीर की वाइफ जोधाबाई थी। जबकि यहां हम पढ़ते हैं किस्से कहानियों में तो जोधाबाई को जहांगीर की मां बताया गया है, यानी अकबर की पत्नी बताया गया है। यह इतिहास में एक दोष है, लेकिन एनसीईआरटी में जो उल्लेख किया गया है वह हरखाबाई के नाम का ही उल्लेख किया गया है कि हरखाबाई का विवाह हुआ। आप इनको ही जोधाबाई समझ लें, लेकिन जोधाबाई को लेकर के राजपूत समाज थोड़ा सा एग्रेसिव होता है कि नहीं, गलत व्याख्या की गई है। हो सकता है कि वही सही हो, इसलिए यहां पर भी जोधाबाई शब्द नहीं लिखा गया है, यहां पर भी हरखाबाई शब्द ही लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर भारमल से पुत्री का विवाह यहां पर हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि यहां पर कुछ प्रशासनिक पद दिए गए, भारमल तथा उनके पुत्रों को प्रशासनिक पद दिए गए, कैसे दिए गए? जैसे हम देखते हैं भारमल यानी राजा भारमल को क्या दिया गया, भारमल को बड़े सरदार का दर्जा दिया गया, दिया गया। कहा कि आप भैया यहां पर सबसे बड़े सरदार होंगे, जो राजा हैं भैया, तो राजा हैं तो आपको बड़ा सरदार दिया जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि बड़ा सरदार है जो भगवान दास था, इसके पुत्र भगवान दास को क्या बनाया गया, दास को 5000 जात का मनसबदार बनाया गया, जो बहुत बड़ा पद था, मनसबदार बनाया गया। 5000 जात का मनसबदार बनाया गया, एक बड़ा पद दे दिया गया। 5000 जात तो एक बड़ा पद हो जाता है, इससे बड़ा तो हम पद देखते ही नहीं। ठीक है, क्लास शिखा सिंह आज खत्म हो गया आपके लिए, आज हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई। आज से आप हिस्ट्री की क्लास को खत्म कर दीजिए
और उसके बाद फिर आप दूसरे चीज को पढ़िए, आपके लिए हिस्ट्री खत्म हो गया। कितने दिन चलेगा ये कैसे पता चलेगा कि कितने दिन चल रहा है? मन नहीं लग रहा है पढ़ाई छोड़ दीजिए। अगर मान लो कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं, लेकिन यह तो हमें पता होना चाहिए कि इतिहास कम से कम 3 भागों में विभाजित है। एक प्राचीन भारत है, दूसरा मध्यकालीन भारत है और तीसरा आधुनिक भारत। और अभी हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी 2-4 चैप्टर बाकी है और इतना ही समय आपको लगना है आधुनिक भारत में भी कम से कम। तो कितने दिन चलना चाहिए? कुछ तो गुना भाग खुद भी कर सकते हैं ना। और ऐसा चैट करके क्लास को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? सिख हासिंग में आपकी ही आलोचना कर रहा हूं। तो पुत्र भगवान दास को 5000 जात का मनसबदार बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि इसका जो पुत्र था पौत्र मान सिंह, मान सिंह बहुत बड़ा सेना नायक बना है। मान सिंह को यहां पर एक अधिकार दिया गया और इसको 7000 की मनसबदारी दी गई। 7000 जात का मनसबदार बनाया गया, मनसबदार बनाया गया। 7000 जात का मनसबदार बनाया गया। ठीक है, पुत्र भगवान दास को 5000 जात का मनसबदार बनाया गया, पौत्र मान सिंह को 7000 जात का मनसबदार बनाया गया। भैया ये सबसे बड़ा पद हुआ करता था। 7000 जात का पद तो किसी को दिया ही नहीं गया है, एक व्यक्ति को दिया गया था जो इसका अपना ही चचेरा भाई था, मिर्जा अजीज कोका एक नाम है व्यक्ति का, कल भी मैंने लिखाया था। तो मिर्जा अजीज कोका को 7000 जात की मनसबदारी दी गई थी। और दूसरा अगर कोई संबंधी था तो राजा मानसिंह ही था जिसको 7000 जात की मनसबदारी दी गई थी। एक बहुत बड़ा पद मिल गया था। तो वैवाहिक संबंध करने से राजपूत शासकों को भी फायदा हो गया ना, इसको भी फायदा हो गया। हमने क्या देखा कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ 7000 का मनसबदार दिया गया। अकबर ने वैवाहिक संबंधों पर बल नहीं दिया, संबंधों पर बल नहीं दिया, पर बल नहीं दिया कि भाई वैवाहिक संबंध करना ही पड़ेगा, नहीं दिया। उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण है आपका रणथंभौर का, रणथंभौर के साथ संबंध को अगर देखें, रणथंभौर के साथ जो संबंध स्थापित किया गया वहां पर किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं होता है, किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं होता है। माना जाता है कि वैवाहिक संबंधों पर बल नहीं दिया गया। माना जाता है कि इन संबंधों से अकबर में धार्मिक उदारता भी आई तथा हिंदू समूहों के लिए कुछ उदारवादी कदम भी उठाए गए। हिंदू समूहों के लिए कुछ उदारवादी कदम भी उठाए गए। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखेंगे कुछ कदम कैसे उठाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर जाती है। जैसे हम क्या देखते हैं कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई, 1562 डेट नहीं है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी गई, 1564 में क्या देखते हैं, जजिया कर को हटा लिया गया, जजिया कर को हटा लिया गया, यानी एक प्रकार से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, जो स्पेशली हिंदू समूह पर ही लगता था, उस कर को समाप्त कर लिया। अकबर ने वैवाहिक संबंधों पर बल नहीं दिया। जैसे रणथंभौर के साथ संबंध देखते हैं। माना जाता है कि इस संबंधों से अकबर में धार्मिक उदारता भी आई, हिंदू समूहों के लिए कुछ उदारवादी कदम भी उठाए गए। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अब तीर्थ यात्रा कर क्या है? पहले क्या होता था कि कोई भी हिंदू समूह अगर अपने तीर्थ के लिए जाता है, जैसे बनारस जाना है आपको, तो बनारस एंट्री पर आपको टैक्स देना होता था कि भाई अपने धर्म का आप पालन क्यों कर रहे हैं, आपको इस्लाम का पालन करना चाहिए। तो मुसलमान शासकों ने यहाँ पर एक टैक्स लगा दिया था कि आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं, करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अकबर ने कहा कि ये बेफजूल का टैक्स है, हटा लिया। जजिया
जो स्पेशलाइज तरीके से हिंदुओं पर लगाया जाता था, और जो कट्टरपंथी समूह होता था हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए ऐसे करों का प्रयोग करता था, अकबर ने इसे भी वापस ले लिया ताकि दोनों समूहों के बीच एक जो मित्रता का भाव है, एक जो आपस में कटुता का भाव है, वह समाप्त हो सके, वह क्या हो सके, समाप्त हो सके। ठीक है। पौत्र क्या होता है, जिसको पोता कहते हैं उसी को पौत्र, पिता का पुत्र, आपके जो दादाजी हैं ना उसके आप पौत्र कहलाएंगे। मतलब ये शब्द ही आप तक नहीं सुना है। आपके दादाजी हैं उसके लिए क्या कहलाएंगे, जैसे आपके पिता है, पिता के लिए आप क्या है, पुत्र है। दादाजी के लिए क्या है, पौत्र है, जिसको ठेठ भाषा में पोता कहते हैं। ये सब शब्द थोड़ा सा सुना हुआ होना, मतलब घर में रहते नहीं क्या, कहीं जंगल वंगल में रहते हो क्या, ये सब शब्द नहीं सुना है तो। ठीक है, जजिया कर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। फिर हम क्या देखते हैं, उपरोक्त के बावजूद कुछ समूह राजपूतों के ऐसे रहे जिन्होंने लगातार चुनौती दी अकबर को। उपरोक्त के बावजूद हम क्या देखते हैं, बावजूद राजपूतों के एक समूह ने अकबर की अधीनता, अकबर की मित्रता या हम कहें अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनमें मेवाड़ प्रमुख, अधीनता स्वीकार नहीं की, जिनमें क्या था, जिनमें मेवाड़ प्रमुख था। मेवाड़ जिसको हम चित्तौड़ कहते हैं, मेवाड़ राज्य प्रमुख था। राजधानी कहाँ है, राजधानी है चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ है भैया, चित्तौड़ कहाँ है, जिनमें मेवाड़ राज्य प्रमुख था। इनमें मेवाड़ राज्य प्रमुख था। मेवाड़ ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, या जो मित्रता की शर्तें हैं वह स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ ने लगातार क्या किया, लगातार यहां पर प्रबंध लगाया। ठीक है, लगातार यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर लगातार यहां पर हमने क्या देखा कि एक प्रकार से प्रयास किया कि लगातार एक तरह से प्रयास किया कि एक तरह से अकबर की अधीनता स्वीकार न करे। मेवाड़ का प्रतिरोध किसने जारी रखा, मेवाड़ का प्रतिरोध राणा प्रताप सिंह ने जारी रखा। राणा प्रताप सिंह ने जारी रखा। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1572 में। राणा प्रताप क्या बनता है, 1572 में राणा प्रताप क्या बना, राजा बना। कहाँ का राजा बना, मेवाड़। राजा बना मेवाड़ का राजा बनता है 1572 में। राणा प्रताप मेवाड़ के शासक बनते हैं, और मेवाड़ के शासक बनने के पश्चात हमने क्या देखा कि यहां पर अकबर के खिलाफ प्रतिरोध करने की कोशिश की मेवाड़ का। इसने अकबर के खिलाफ प्रतिरोध की नीति जारी रखी। अकबर ने लगातार प्रयास किया कि दोनों के मध्य कि इनसे समझौता हो जाए। समझौता हो भी गया, हो जाए। समझौते की शर्तें तय भी हो गई, तय भी हो गई, लेकिन अकबर के इस अनुरोध ने कि राणा व्यक्तिगत रूप से अकबर के दरबार में आएगा। राणा व्यक्तिगत रूप से अकबर के दरबार में आएगा
दरबार में आएगा ने क्या कर दिया। देखिए क्या हुआ, 1572 में राणा प्रताप राजा बना मेवाड़ का। इसने अकबर के खिलाफ प्रतिरोध की नीति जारी रखी। अकबर ने लगातार प्रयास किया कि इनसे समझौता हो जाए। समझौते की शर्तें तय भी हो गई, लेकिन अकबर के इस अनुरोध ने कि राणा व्यक्तिगत रूप से अकबर के दरबार में आएगा ने क्या कर दिया, ने वार्ता भंग कर दिया। वार्ता भंग कर दिया। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, इसके पश्चात अकबर ने मेवाड़ पर कई चरणों में आक्रमण किया। अकबर ने मेवाड़ पर कई चरणों में आक्रमण कर दिया। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जयमल और फत्ता की कहानी कर दिया। हमने एक बार पढ़ लिया है जयमल और पन्ना की कहानी, पहले ही पढ़ा हुआ है, वही फिर से हम दोहरा रहे हैं। 1572 में राणा प्रताप राजा बना मेवाड़ का। इसने अकबर के खिलाफ प्रतिरोध की नीति जारी रखी। अकबर ने लगातार प्रयास किया कि इनसे समझौता हो जाए। समझौते की शर्तें भी तय हो गई, लेकिन अकबर के इस अनुरोध ने कि राणा व्यक्तिगत रूप से अकबर के दरबार में आएगा ने वार्ता भंग कर दिया। इसके पश्चात अकबर ने मेवाड़ पर कई चरणों में आक्रमण किया। कई चरणों में यहां पर मेवाड़ पर आक्रमण यहां पर करता है। सबसे प्रमुख जो लड़ाई होती है, प्रतिरोध का मतलब रुकावट नहीं होगा, यहां पर युद्ध ही होगा। अकबर ने मेवाड़ पर कई चरणों में आक्रमण किया। जैसे प्रसिद्ध लड़ाई हो जाती है 1576 की लड़ाई होती है, हल्दी घाटी की लड़ाई। 1576 में हम क्या देखते हैं, 76 हल्दी घाटी की लड़ाई यहां पर होता है। लड़ाई इसमें क्या होता है, इसमें राणा का सेनापति कौन था, राणा का सेनापति जो था वह था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर था। और मुगल सेनापति कौन है, मुगल सेनापति जो है वह है राजा मान सिंह। अब ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, यह हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, यह क्या है, दो शासकों के मध्य की लड़ाई है। जो मुसलमान सेना है वह राणा की सेना में भी है, जैसे उसका प्रमुख सेनापति हकीम खान सूर को देखेंगे, यानी अफगान उसके साथ थे। और इधर देखेंगे राजा मान सिंह है। राजा मान सिंह कौन है, मेवाड़ का शासक है। अब राजा मान सिंह व्यक्तिगत रूप से राणा प्रताप सिंह से शत्रुता मोल लेता था, या दोनों की मध्य की शत्रुता थी, क्योंकि जब समझौता वार्ता हो रहा था अकबर के साथ, तो राणा प्रताप ने राणा मान सिंह की बड़ी आलोचना की थी, बहुत अपमान किया था भरे दरबार। इस बात को लेकर के कि अकबर से उसने कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। भरे दरबार में राजा मानसिंह को राणा ने बड़ी अपमानित किया था। तो राजा मानसिंह ने एक प्रकार से कसम खाया था कि अब इसके घमंड को तोड़ के रहूंगा। तो यहां पर राजा मानसिंह व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहा है और खुद ही वह सेना लेकर के आ रहा है, अकबर की सेना का खुद ही वह नेतृत्व कर रहा है, जबकि दोनों पड़ोसी राज्य ही थे। तब किसको अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे। कभी कभी जब बचपन में या धार्मिक तौर पर आप इतिहास पढ़ेंगे तो राजा मानसिंह को आप बुरा कहने लगते हैं कि राजा मानसिंह ने गलत किया राणा प्रताप सिंह के साथ, जबकि हकीकत है कि सभी लोग अपने स्वार्थ के ही लिए ही लड़ रहे थे। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। राणा प्रताप सिंह अपने लिए लड़ रहा था, राजा मानसिंह अपने लिए लड़ रहा था, अकबर अपने लिए लड़ रहा था, और हकीम खान सूर जो अफगान है वह अपने लिए लड़ रहा था। यहां पर कोई धर्म की बात नहीं है, बल्कि यहां पर बात है सत्ता को बनाए रखने की। हमने क्या देखा, यहां पर हकीम खान सूर है, राणा की सेना को वो अफगान तथा भीलों का, भील क्या है, कबीला है, भील कबीला है ना, भीलों का साथ मिला। कभी राणा प्रताप की जीवनी को पढ़ेंगे तो चेतक है, भामाशाह है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस युद्ध में बहुत प्रमुख वीरता से प्रमुख भूमिका निभाता है।
और बड़ा ही गौरवपूर्ण जैसा लगता है राणा प्रताप सिंह के संघर्ष को पढ़ने में। लगता है कि हाँ, संघर्ष बच्चे ने किया। ये बात ठीक है कि वो पराजित होता है या विजित होता है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन भाई प्रयास तो अपने हाथ में है ही करना। प्रयास किए बगैर जो हार मानता है उससे बड़ा कायर कोई है नहीं। राणा की सेना को अफगान तथा भीलों का साथ मिला हुआ था। हालांकि राणा की सेना क्या होता है, राणा की सेना पराजित होती है, सेना पराजित हुई। अकबर ने क्या किया, अकबर ने चित्तौड़ के बाद, चित्तौड़ पर तो पहले ही हमला कर लिया था, चित्तौड़ के पश्चात दूसरी राजधानी गोगुंडा पर भी कब्जा कर लिया। राजधानी जो चित्तौड़ के बाद दूसरी राजधानी बनाई गई थी, उस पर भी यहां हम क्या देखते हैं, गोगुंडा पर अधिकार कर लिया, गोगुंडा पर अधिकार कर लिया। हालांकि अधिकार कर लिया, हालांकि राणा के प्रतिरोध को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिरोध को हम विरोध भी कहते हैं, विरोध को समाप्त नहीं किया जा सका। अब देखते हैं एक एक शब्द में आपको दिक्कत होती है। समाप्त नहीं किया जा सका, हालांकि राणा के विरोध को समाप्त नहीं किया जा सका। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई में यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर पराजित होता है, लेकिन उसके विरोध को समाप्त नहीं किया जा सका। राणा ने क्या कहा, यहां पर राणा ने छापामार लड़ाई, छापामार लड़ाई को हम क्या कहते हैं, छापामार लड़ाई को कहते हैं यहां पर गोरिल्ला लड़ाई। छापामार क्या होता है, छिप के लड़ाई करना। छापामार लड़ाई जारी रखे, छापामार जारी रखी। हालांकि आगे हम क्या देखते हैं, हालांकि आगे राणा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु एक घाव के कारण हो जाती है, मृत्यु एक घाव के कारण हो जाती है, के कारण हो जाने से यह प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम हो गया। आगे राणा की मृत्यु मात्र 55 वर्ष की उम्र में हो जाती है कि एक तीर लग गया था। चूंकि छापामार लड़ाई करते हैं, गुरिल्ला लड़ाई करते हैं, एक बार वो घायल भी हो गए। राणा की सेना को अफगान तथा भीलों का साथ मिला था। हालांकि राणा की सेना पराजित हुई। अकबर ने चित्तौड़ के पश्चात दूसरी राजधानी गोगुंडा पर अधिकार कर लिया। हालांकि राणा के प्रतिरोध को समाप्त नहीं किया जा सका। राणा ने छापामार लड़ाई जारी रखी। हालांकि आगे राणा की मृत्यु हो जाती है एक घाव के कारण। इसकी वजह से वहां पर थोड़ा प्रतिरोध कम हो जाता है। भील जनजाति है, भील क्या है, कबीला है, जनजाति है, ठीक है। इसका प्रतिरोध हम क्या देखते हैं, कमजोर पड़ गया था। फिर हम क्या देखते हैं, एक तरह से प्रतिरोध कम हो जाता है। यह कहां था, प्रतिरोध कम हो जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दोनों के मध्य अच्छा संबंध नहीं बन पाया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे जहांगीर के शासनकाल में राणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने क्या कर लिया, सिंह ने उदार शर्तों के कारण मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी राणा प्रताप ने प्रतिरोध तो किया, लेकिन उनका पुत्र था अमर सिंह, उसने जहांगीर के शासनकाल में, बड़ी लंबी कहानी है जहांगीर के शासनकाल में कि राणा अमर सिंह ने कैसे अधीनता स्वीकार कर ली। इसके लिए बहुत प्रयास किया गया था, बहुत घेरेबंदी की गई, बहुत सारे लोगों को लगाया गया। तो अमर सिंह ने भी देखा कि भाई जितने भी राजपूत राज्य हैं, जब सारे मिल ही गए हैं अकबर से या जहांगीर से,
तब अकेले प्रतिरोध करने का क्या फायदा। असल राणा प्रताप सिंह बार बार ये कहते थे कि मैं राजपूतों की आन बान शान को जीवित रखना चाहता हूँ, और दूसरे जो राजपूत शासक थे सब आन बान शान छोड़ करके अकबर के शरण में जा चुके थे। तब राणा प्रताप किसके लिए संघर्ष करे, केवल मेवाड़ के लिए? क्या संभव था कि अकबर जैसे साम्राज्यवादी शासक के आगे राणा टिक पाता? बहुत दिक्कत हो रही थी, लगातार वो जंगल में भटक रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे, जैसा कि इतिहास की किताबों में लिखा गया है। जब सभी राजपूत शासक एक एक करके चले ही गए अकबर के पास, तो राणा प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने सोचा मुझे भी अकेले रहने का कोई फायदा नहीं है, और उसके बदले जहांगीर ने राणा अमर सिंह को बहुत अधिक सुविधाएं दी। राणा अमर सिंह जैसे ही दरबार में पहुंचा, एकदम जहांगीर सिंहासन से उठता है और एकदम गले पकड़ के लिपट जाता है। तो ये सम्मान अगर किसी राजा को दिया जाए तो अधीनता स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सम्मान दिया। अमर सिंह की मूर्ति बनवा के लगाई गई आगरा के किले में। अमर सिंह और उसके बेटे की मूर्ति लगाई गई आगरा के किले में। समझिए, इतना सम्मान दिया, क्या दिक्कत है स्वीकार करने में? स्वीकार कर लिया, ये भी एक तरह से प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। राणा हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहां पर अधीनता स्वीकार कर ली। राणा को चित्तौड़ समेत सभी प्रदेश से वापस कर दिए। राणा को चित्तौड़ समेत सभी प्रदेश वापस कर दिए। सभी प्रदेश वापस कर दिए गए। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि राजपूतों से खट्टा मीठा संबंध बना रहा अकबर का और उसके उत्तराधिकारियों का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप मुख्य परीक्षा वगैरह देने जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत काम देगा कि अकबर की जो राजपूत नीति है वह एक मेजर टॉपिक है, मुख्य परीक्षा का एक मेजर टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी वगैरह देने जाएंगे तो वहाँ तो ऑप्शनल में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते रहे, तो इसलिए आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। इतना मैटर दिया गया है आपके एनसीईआरटी में कि जो एडवांस लेवल की 80% से ऊपर की बातों को तैयार कर देता है। इससे ज़्यादा राजपूत नीति हमें एडवांस में भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो, कोर्स खत्म होने में मेरे वाले में समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक शब्द, जैसे मैंने प्रतिरोध डाला, अब उसका भी अर्थ नहीं समझ पा रहे, पौत्र डाला, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे। तो मेरे दिमाग में ये बातें होती है कि लिखने के दौरान मैं हर बातों के मीनिंग को इतना स्पष्ट करते हुए चलूं कि बच्चा अगर कोई बाद में भी इसे पढ़ता है, पीडीएफ भी पढ़ता है, तो भी उसे सारी बातें समझ में आ जाए। तो नोट्स बड़ा होना वो आपके कारण से, मैं तो खड़ा होकर के भाषण दे दूंगा, फिर आप बनाते रहिए अपना नोट्स। ये शायद मैं नहीं करना चाहता, या आप लोग कहें कि आप मुझे केवल समझा दीजिए, फिर मैं नोट्स खुद बना लूंगा, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर देखेंगे कि मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपकी क्लासेस पूर्ण हो जाएगी, बहुत अधिक लंबा नहीं लेंगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहें तो मुझे ये सजेशन दे सकते हैं कि आप केवल समझा दीजिए, लिखिए मत, केवल समझा दीजिए, और नोट्स बनाना मेरे हिस्से रहेगा, मैं खुद ही नोट्स बना लूंगा। तो फिर मैं क्लास को और तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, और मुझे लगता है 1 महीने में फिर पूरा का पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। अधिकांश टीचर यही करते हैं, वो केवल समझा के चले जाते हैं, हल्का डिक्टेट करा देते हैं। तो आप कहेंगे आपको कराने में क्या दिक्कत है? तो भाई मुझे संतोष नहीं होता है, मुझे लगता नहीं है कि आप समझ भी पाएंगे, और एक तरह से कोर्स ही फिर बेकार हो जाएगा। जो बेसिक का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, वो होगा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है। निजाम मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, यही बड़ी बात है। मैंने 4 बार आपका देख लिया है। आगे जैसे ही आपने एक मैसेज और किया, मैं आपको ब्लॉक करूंगा, ठीक है ना। यहां कॉपी की चर्चा नहीं हो रही है। अगर आप लिख करके भेजते हैं तो अपने आप चेक होता है। एक भी मैसेज अगर इससे रिलेटेड और किया, वो तो क्लास खत्म हो रहा है। मैं पहले ही प्रण कर चुका था कि आपको ब्लॉक करूंगा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। अनर्गल मैसेज जैसे ही आपने भेजा वैसे ही ब्लॉक करूंगा। इसी संदेश के साथ बाय एंड टेक केयर।